हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल के क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम मानव प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। जो प्रजाति है उसका अर्थ, प्रजाति की विशेषताएं और मानव प्रजातियों के विकास के कारक, इनके विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जो मानव प्रजाति है, प्रजाति का अर्थ यह है कि जो मानव समूह है उसमें एक निश्चित शारीरिक लक्षणों का होना, वो केवल उसी एक प्रजाति में होता है। जैसे शारीरिक गठन हो गया उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रत्येक जाति में अलग अलग होता है। तो शारीरिक बनावट के आधार पर हम व्यक्ति की पहचान कर पाते हैं कि ये किस प्रजाति का है। और ये जो शारीरिक संरचना है ये वंशानुगत परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही हस्तांतरित होते रहते हैं। यानी जो प्रजाति के गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो सबसे पहले प्रजाति का अर्थ, मीनिंग ऑफ रेस। प्रजाति जो शब्द है अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी इंग्लिश में हम प्रजाति को रेस कहते हैं और हिंदी में प्रजाति कहते ही हैं। अब जो रेस शब्द है, इस रेस शब्द की जो उत्पत्ति है वो इतालवी, यानी जो इटली देश है उसकी भाषा रज्जा शब्द से हुई है। यानी जो रेस शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है, इस रेस शब्द की जो उत्पत्ति है इतालवी भाषा के रज्जा शब्द से हुई है। इस जो शब्द इतालवी भाषा का जो शब्द है रज्जा, इसका अर्थ होता है परिवार, वंश या नस्ल। यानी जो ये शब्द है रज्जा या रेस है, ये एक परिवार, एक नस्ल या एक परिवार, वंश या नस्ल को ये प्रकट करते हैं। उसके बाद जो रेस शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? देखिए, जो रेस शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो 1570 में ई फॉक्स नामक एक व्यक्ति थे, एक विद्वान थे। इन्होंने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में किया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो रेस जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1570 में हुआ था ई फॉक्स के द्वारा। ई फॉक्स थे, एक विद्वान थे। इन्होंने सबसे पहले प्रजाति शब्द का प्रयोग किया था और इनकी पुस्तक का नाम है बुक ऑफ मार्टायर्स। बुक ऑफ मार्टायर्स में प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जो ई फॉक्स के द्वारा 1570 में लिखी गई थी। प्रजाति है वो एक जैविक विचार है, एक जैविक विचार है प्रजाति। और जो प्रजाति है यह नस्ल से संबंधित मानव वर्ग तथा वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। यानी एक नस्ल या एक जाति जो प्रजाति है उसका व्यक्ति होगा तो उसके जो शारीरिक लक्षण हैं वो एक समान होंगे। अब जैसे चाइना के लोग हैं, हम उन्हें पहचान जाते हैं, चेहरा देख के ही ये चाइनीज व्यक्ति है। इसी तरीके से जाति की कुछ विशेषताएं होती है जो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, उसमें ये समस्त ये विशेषताएं हैं वो आएगी। तो इसके बाद हम कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं प्रजाति से संबंधित, उनको हम जानते हैं। सबसे पहले है क्रोबर महोदय की परिभाषा है कि प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवंशिक समूह है जो नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा
संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। उसके बाद है प्रोफेसर ब्लास के अनुसार इन्होंने कहा है कि मानव जाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मानव जाति का जो वर्गीकरण है वो शारीरिक लक्षणों के शारीरिक जो आकृति है उस जो शारीरिक लक्षण है उसके आधार पे ही किया जाता है। और एक ही शारीरिक लक्षण और के व्यक्ति है वो एक ही प्रजाति के माने जाते हैं या एक ही प्रजाति में वो आते हैं। फिर है ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। अब जो मानव प्रजाति है वो एक नस्ल को ही प्रकट करती है न कि एक सभ्यता को। सभ्यता है वो एक अलग वस्तु है। फिर है एक भारतीय विद्वान है डॉक्टर मजूमदार। तो इन्होंने कहा है यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविकी समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों ना हो एक प्रजाति है। तो जो भारतीय विद्वान है मजूमदार साहब ये कह रहे हैं कि यदि दो व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके, यानी शारीरिक आधार पर अगर हम जो शारीरिक आधार पर प्रजातियों के हम पहचान पाते हैं, भले ही वो समूह आपस में एकत्रित हो या फिर बिखरे हुए हो, हम उन्हें शारीरिक आधार पर शारीरिक लक्षणों के आधार पर शारीरिक गठन है उसके आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये किस जाति से है ये व्यक्ति। तो ये थी कुछ परिभाषाएं प्रजाति से संबंधित। अब हम मानव प्रजातियों के विकास के कारक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मानव जाति के विकास के कारक। तो मानव जाति के विकास के कुछ कारक हैं, 6 कारक दिए हैं कि स्थानांतरण की प्रवृत्ति, ग्रंथिरस का प्रभाव, जैविक परिवर्तन और छांट, जलवायु का परिवर्तन, प्रजातियों का मिश्रण, भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। ये मानव प्रजातियों के विकास के कुछ कारक हैं, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। अब मानव प्रजाति है इसकी शुरू से ही जो स्थानांतरण की प्रवृत्ति रही है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति रही है मानव की। तो जो आदिकाल से मानव है अपनी उत्पत्ति स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे प्रदेशों में विचरण करता आ रहा है, जिसके कारण जो प्रजाति है उसके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आता है, क्योंकि एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में जब कोई प्रजाति जाती है तो उसके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो गए तथा उसके शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है। यानी जो प्रजाति है का उद्भव सबसे पहले हुआ वे दूसरे प्रदेश की ओर स्थानांतरित हो गए और उनके में शारीरिक परिवर्तन है उस प्रजाति में सबसे अधिक हुआ है। दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होने के कारण मानव के उद्भव स्थान से प्राप्त शारीरिक लक्षणों में कई लक्षण दूसरे प्रदेश के भौगोलिक वातावरण से समायोजन के कारण आ जाते हैं। अब जैसे कोई प्रजाति है वो शीत क्षेत्र से ग्रीष्म क्षेत्र की ओर जाती है तो उसमें
शारीरिक लक्षण आएंगे, क्योंकि वो फिर वहाँ की जलवायु के अनुसार अनुकूलन या समायोजन करेगी। फिर नेक्स्ट है ग्रंथि रस का प्रभाव। ग्रंथि रस से तात्पर्य है हार्मोन से। जो हार्मोन्स होते हैं जो व्यक्ति में, वो भी अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। कुछ हार्मोन्स अधिक सक्रिय होते हैं तो कुछ कम सक्रिय होते हैं। इसमें मानव शरीर के आकार तथा आकृति निर्धारण में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके लिए आर्थर कित महोदय ने 1922 में कहा कि समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है। जो आर्थर कित महोदय है 1922 में उन्होंने कहा था कि जो प्रजातियां हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, उनका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो एक ही स्थान है या एक ही क्षेत्र है, और वे सभी एक ही पितरों यानी पेरेंट्स की संतान है। जितनी भी प्रजातियां हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो एक ही प्रजाति से हैं। शरीर की विभिन्न ग्रंथियों के पृथक पृथक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रजातीय भिन्नता उत्पन्न होती है। जो ग्रंथियां हैं शरीर की, उनके अलग अलग क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो प्रजातियां हैं उनमें भिन्नता आ जाती है। जैसे मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड और एड्रिनल कुछ ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स स्रावित करती है। आर्थर कित ने बताया है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित रस के असाधारण विकास से ठुड्डी यानी चिन्ह, आँख और नाक की भौहों का विकास अधिक हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित रस का सीधा प्रभाव मानव की त्वचा पर पड़ता है। मानव की जो स्किन है उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है एड्रिनल ग्रंथि का। अब जो शीत क्षेत्र में जो प्रजातियां रहती है उनकी स्किन वाइट होती है, और जो उष्ण क्षेत्रों में रहती है प्रजातियां उनकी स्किन ब्लैक होती है। सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन डी तथा इस ग्रंथि से स्रावित रस के रासायनिक क्रिया से त्वचा का रंग निर्धारित होता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि मानवीय शरीर की लंबाई को प्रभावित करती है, यानी थायराइड ग्रंथि के कारण आदमी की हाइट पे इफेक्ट पड़ता है। विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित रस मानवीय शारीरिक संरचना को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, यानी जो हार्मोन्स है वो भी जो मानव की शारीरिक संरचना है उसको सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट है जैविक परिवर्तन एवं छांट। छांट का मतलब सिलेक्शन से है, छांट यानी सिलेक्शन या चुनना। मानव के शारीरिक संरचना के रूप निर्धारण में विभिन्न वंश तत्वों यानी जीन्स का प्रभाव होता है। जो जीन होते हैं उनका प्रभाव होता है इसमें। जो जीन्स है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार एवं समय दर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन जिन्सों में भौगोलिक कारकों जैसे जलवायु, आहार, बीमारी आदि के कारण इनमें परिवर्तन होता है। जो जीन्स होते हैं मनुष्य के उसमें भी परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन कैसे होता है? जलवायु के कारण, आहार यानी किस तरह का वो भोजन करता है, और बीमारी के कारण भी जो जीन्स है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जब जीन्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो उससे भी जो शारीरिक संरचना है मानव की उसमें परिवर्तन आएगा। मानवीय प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में होता है, लेकिन जब प्रजातियों का एक समूह स्थानांतरित होकर किसी दूसरे प्रदेश में जब चला जाता है और वहाँ के वातावरण से समायोजित हो जाता है तो वो जो प्रजाति है उसके जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। इसमें एक रूस के विद्वान है, मानव शास्त्री है रूस के, नेस्त तुर्क। उन्होंने कहा है
कि पर्यावरण ने प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया है। रूस के मानव शास्त्री है नेस्त तुर्क, उन्होंने कहा है कि पर्यावरण ने प्रजातियों को प्रभावित किया है, उसके विकास को प्रभावित किया है। फिर नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो सबसे अधिक पड़ता है मानव की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके जो शारीरिक लक्षणों पर सबसे अधिक प्रभाव है वो जलवायु का रहता है। मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण जलवायु को ही माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का अभाव, शिकारी जानवरों की कमी आदि के कारण मानव दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित करता है। यानी जलवायु के कारण कहीं पर अगर वनस्पति उत्पन्न नहीं हो रही है, शिकार के लिए उसे पशु नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करेगा। एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर जलवायु के विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण मानव की शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है और जलवायु का जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से मानव की जो स्किन है, त्वचा है, उस पर पड़ता है। उष्ण क्षेत्र में त्वचा का रंग काला होता है और शीत क्षेत्रों में त्वचा का रंग है वो सफ़ेद होता है। जलवायु के कारण मानव के जीवाणु रस, बालों की आकृति, आँखों का रंग, सिर की आकृति और जो जबड़े की बनावट है इस पे प्रभाव पड़ता है जलवायु के कारण। फिर नेक्स्ट है प्रजातियों का मिश्रण, यानी रेशियल मिक्सचर। अब जो प्रजातियां हैं उनका मिश्रण से मतलब एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति में विलय हो जाना। जैसे एक प्रजाति दूसरे प्रजाति पर आक्रमण करती है, उस पर अधिकार कर लेती है, या फिर जैसे विवाह के पश्चात जब दो प्रजाति आपस में जब मिलती है तो भी उनके जो शारीरिक लक्षण है उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो इसे प्रजातियों का मिश्रण कहते हैं। यानी क्योंकि जब नवीन प्रजाति के लोग आपस में जब मिलेंगे तो उनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होगा। मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास से संबंधित प्रवास कटिबंध सिद्धांत का जो प्रतिपादन वो ग्रिफ टेलर महोदय ने किया था। ग्रिफ टेलर का है प्रवास कटिबंध का सिद्धांत है, ये हम अलग से पढ़ेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट है, अंतिम है भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। भौगोलिक और सामाजिक अलगाव क्या होता है? जैसे प्राचीन काल में मानव की जो जनसंख्या थी वो एक सीमित जनसंख्या थी और मानव की जो जनसंख्या है वो दूर दूर बिखरी हुई थी। मानव क्योंकि जनसंख्या कम होने के कारण मानव अलग अलग क्षेत्रों में बिखरा हुआ था, अधिक जनसंख्या नहीं थी। तो और उसके अलावा जो रास्ते थे वो दुर्गम थे, कहीं जंगल थे, पहाड़ थे, पठार थे, हिंसक जो पशु है उनका भी खतरा था। तो मानव अलगाव यानी मानव एक दूसरे के संपर्क में नहीं आया था, अलग अलग ही मानव रहता था। जिसके कारण मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकता था। इन भौगोलिक अवरोधों के कारण विभिन्न मानवीय समुदायों के सामाजिक लक्षणों में भी अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती थी। अतः अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस प्रदेश विशेष के सामाजिक एवं प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ है। तो ये मानव प्रजातियों के विकास के कुछ कारक थे, 6 कारक थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो जलवायु को ही माना जाता है। यानी वर्तमान समय में कोई भी जो प्रजाति है वो एक शुद्ध प्रजाति नहीं है, क्योंकि युद्ध के कारण, रोजगार के कारण और कई अन्य कारणों से
जो प्रजातियां हैं उनका स्थानांतरण हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रजातियां हैं उनका पलायन हुआ है। तो एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में जो प्रजाति जाती है फिर वो उसी अन्य प्रजाति के संपर्क में आती है तो एक नई प्रजाति का उद्भव होता है, एक नए शारीरिक लक्षणों का उद्भव होता है। तो ये प्रजातियां थी और जो जलवायु इसका मुख्य कारण है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।